नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के वो टॉप प्रश्न के बारे में जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में समझाया गया है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है, इसके नीचे पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पूर्ण रूप से डिटेल में बताया गया और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों राइजोपस। राइजोपस एक प्रकार का फंगस होता है दोस्तों। राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है। राइजोपस कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। राइजोपस मान लीजिए ये है, तो धागे जैसी संरचना ये कुछ इस प्रकार से राइजोपस में निकल कर आता है। इस प्रकार से होता है दोस्तों राइजोपस। तो ये धागे जैसी संरचना, इस संरचना को दोस्तों क्या बोला जाता है। तो धागे जैसी संरचना को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको कवक तंतु बोला जाता है। कवक तंतु, कवक तंतु याद रखिएगा दोस्तों। कवक तंतु हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों हाइपे। कवक तंतु या फिर हाइपे इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कवक तंतु या फिर हाइपे। अब दोस्तों धागे जैसी संरचना, ये ऊपर वाली संरचना को क्या बोला जाता है, जिसके द्वारा दोस्तों नए जीव का निर्माण होता है। जिसके द्वारा नए जीव का, नए राइजोपस का निर्माण होता है। इसके ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों बीजाणु। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, बीजाणु। याद रखें यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। बीजाणु के बारे में और दोस्तों कवक तंतु के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों ये राइजोपस, राइजोपस किस चीज़ में पाया जाता है, तो राइजोपस याद रखिएगा दोस्तों, जो ब्रेड होता है, ब्रेड जो होता है, जब ब्रेड एक्सपायर हो जाता है इसमें यही फंगस लगता है। इसमें दोस्तों राइजोपस नाम का फंगस लगता है। ब्रेड एक्सपायर होने पर, ब्रेड हो गया, पावरोटी हो गया, वो एक्सपायर होने पर यही फंगस लगता है। उसको अगर जूम करके देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उसका बनकर आता है। तो दोस्तों इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया कवक तंतु राइजोपस के विकास और प्रजनन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा राइजोपस में बीजाणु धानी का विकसित होता है, विकास होता है। बीजाणु धानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों स्पोर्स कहा जाता है। जिसे दोस्तों स्पोर्स कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। स्पोर्स जिनसे राइजोपस बनते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, राइजोपस में 3 प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। जो कवक तंतु होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। राइजोपस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, अगर उसको जूम करके आप लोग देखते हैं तब। लेकिन नग्न आँखों से नहीं देख रहे हो, सिर्फ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं नग्न आँखों से। आप लोग कभी एक्सपायर ब्रेड ला के रख लीजिएगा, 2 से 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है। इसलिए दोस्तों ब्रेड जो होता है ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग 1 से 2 दिन के अंदर ही उसको प्रयोग कर लेना चाहिए, उसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। तो कवक तंतु दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। स्टोलन होता है, प्रकंद होता है और दोस्तों स्पोरंगियो फोर्स होता है। यह 3 प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं राइजोपस में। इसके दोस्तों इस संरचना को धागे जैसी संरचना को बोला जाता है कवक तंतु। ऊपर वाले ये जहाँ से दोस्तों नए जीव का निर्माण होता है, इसको बोला जाता है स्पोर या फिर दोस्तों बीजाणु। इसको दोस्तों स्पोर या फिर बीजाणु बोला जाता है। यह दोस्तों याद रखिएगा, स्पोर या फिर बीजाणु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में निसंदेह पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जो विज्ञान के प्रमुख शाखा हैं और उससे संबंधित विज्ञान, उसको क्या कहा जाता है, उस सभी के सभी डाउट आप लोगों का क्लियर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों नीचे हमने लगभग 30 ऐसे शाखा के बारे में डिस्कस किया है जो दोस्तों एसएससी और रेलवे में हर बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों एसएससी में केवल बात करें, लगभग इससे संबंधित 25+ बार क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन दोस्तों 25+ बार लगभग रेलवे में भी पूछा गया है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। यह दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एसएससी में पूछा गया है, ग्रुप डी में और आरआरबी जेईई में भी, बड़े वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों, बड़े वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों यह शिलालेख संबंधी पूछे, लेकिन दोस्तों नीचे जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, इससे संबंधित दोस्तों यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के शिफ्ट में पूछा देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एपिग्राफी बोला जाता है शिलालेख संबंधी विज्ञान को। दोस्तों एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों तो एपीकल्चर होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन।
मधुमक्खी पालन होता है दोस्तों एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन। एपिग्राफी होता है शिलालेख संबंधी विज्ञान। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी होता है दोस्तों रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन याद रखिएगा दोस्तों, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों? किडनी, किडनी, किडनी या फिर वृक्क का अध्ययन, किडनी का अध्ययन याद रखिएगा दोस्तों, किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। हेमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन। एपिग्राफी होता है दोस्तों शिलालेख संबंधी विज्ञान। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर को बोला जाता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नीचे दोस्तों सभी कल्चर, सभी विज्ञान को हमने डिस्कस कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं नीचे। देखिएगा बोला गया है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ और उनका साथ का अध्ययन, उनका अध्ययन। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ और अध्ययन। जैसे दोस्तों क्वेश्चन बोला जाए हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी क्या बोला जाता है दोस्तों? रक्त का अध्ययन। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एरोनॉटिक्स क्या होता है? वायुयान संबंधी विज्ञान कहला जाता है दोस्तों एरोनॉटिक्स। पीसी कल्चर, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर होता है मछली पालन। पोमोलॉजी होता है दोस्तों फलों का अध्ययन। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेरीकल्चर होता है रेशम का उत्पादन या फिर रेशम का अध्ययन। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है दोस्तों सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों या फिर दोस्तों सांपों का अध्ययन, सर्पों या फिर सांपों का अध्ययन होता है ऑफियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी होता है दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों? डेंड्रोलॉजी वृक्ष तथा झाड़ी को अध्ययन, यह दोस्तों सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरोलॉजी क्या होता है? छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी नीचे बहुत सारा दिया गया है। जैसे ओडोंटोलॉजी क्या होता है? ओडोंटोलॉजी होता है दोस्तों दांतों का अध्ययन। पेडोलॉजी होता है दोस्तों मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंध, इकोलॉजी होता है जीवों और पर्यावरण के बीच का संबंध होता है। एपिग्राफी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या होता है? शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन, शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन। आर्थोपेडिक हड्डी अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय विज्ञान पिंडों का अध्ययन। एंथोलॉजी होता है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन अगर पूछे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी होता है दोस्तों, कार्डियोलॉजी होता है दिल का अध्ययन। कार्डियोलॉजी होता है दोस्तों हृदय या फिर दिल का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। फाइकोलॉजी होता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। यहाँ से एक दोस्तों याद रखिएगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? यह कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी या दोस्तों हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माइकोलॉजी उत्तकों का अध्ययन होता है या फिर दोस्तों कवकों का अध्ययन होता है, इन दोनों में से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विटिकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती का अध्ययन। ओंकोलॉजी होता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधी विज्ञान का अध्ययन, यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों माइकोलॉजी के बारे में आप लोग कमेंट वर्क करके जरूर बताइएगा। उत्तकों का अध्ययन होता है या फिर दोस्तों कवकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन या फिर कवकों का अध्ययन क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी का सभी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए कहीं पर, इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों ये आसान वाला क्वेश्चन भी आता है। 20 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? 20 मीटर, v का मान कितना दिया है दोस्तों? 20 मीटर, v का मान दिया है 20 मीटर। m का मान कितना दिया है दोस्तों? 50 kg, 50 kg। संवेग, संवेग को p से, मोमेंटम को p से दोस्तों डिनोट करते हैं। p बराबर होता है फार्मूला m इंटू v, द्रव्यमान गुणे उसका वेग। तो p बराबर हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान है 50, वेग कितना है दोस्तों? वेग है 20। इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका निकल कर आंसर आ जाएगा। यह दोस्तों फार्मूला याद रख लीजिएगा, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर रख लीजिएगा। न्यूमेरिक फॉर्म किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने सारे वैज्ञानिक नाम के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आते हैं इसके बारे पर। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस जीव का वैज्ञानिक बोल लिखा गया है, वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों। निम्न में से किस जीव का वैज्ञानिक नाम बॉस तारूरस है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा बॉस इंडिकस के बारे में पता होगा दोस्तों। इंडिकस के बारे में पता होगा। इसको बोला जाता है गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। लेकिन दोस्तों यह मुख्य रूप से केवल इंडिया में पूछा जाता है। अगर केवल इंडिया की बात करें तो मुख्य रूप से बॉस इंडिकस हो जाएगा इंडिया में। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस तारूरस। लेकिन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बॉस इंडिकस होता है, लेकिन अगर बॉस तारूरस के बारे में अगर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस तारूरस। अब दोस्तों मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और भी अन्य जीव का, पेड़ पौधे का, उन सभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से नीचे डिटेल में दिया गया है। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा बोला गया है होमोसेपियंस किसका होता है दोस्तों। होमोसेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। होमोसेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मेढक की बात करें दोस्तों राना टिग्रीना, इसको भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्ली की बात करें दोस्तों तो बिल्ली हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली हो जाएगा। कुत्ता को याद रखेगा दोस्तों, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियस से याद रखेगा दोस्तों। फैमिलियस बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली की तरह कुत्ते को पालते हैं सभी लोग, इसका नाम इसी तरह से याद रख लीजिएगा। गाय का बॉस इंडिकस होता है। बाकी दोस्तों याद रखिएगा बॉस टारूरस भी गाय का नाम होता है, यह भी याद रखिएगा। भैंस का बोबालिस होता है भैंस का। बैल का याद रखिएगा दोस्तों। बकरी भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खी का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मास्का डोमेस्टिका याद रखिएगा। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। धान का भी दोस्तों याद रखिएगा, धान का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धान का भी दोस्तों याद रखिएगा। गेहूं का टिटिरकम एस्टिकम याद रखिएगा दोस्तों। मटर का दोस्तों पीसम सैटिवम मटर का होता है पीसम सैटिवम। ये दोस्तों सभी के सभी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नाम तो दोस्तों टफ रहता है, लेकिन दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस अगर करिएगा, लिख कर प्रैक्टिस करिएगा तो दोस्तों इजीली याद हो जाएगा। लिख कर दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। बोला गया एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आरआरबी एएलपी में 2025 में दोस्तों लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। मूल मात्रक कितने होते हैं। टोटल मूल मात्रक होते हैं दोस्तों 7। टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे लंबाई हो गया, किलोग्राम हो गया, समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। इसी तरह दोस्तों टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। उन 7 के बारे में पूर्ण से डिटेल में बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों टोटल 7। बाकी सभी जितने मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। बाकी सब 7 के अलावा जितने मात्रक होते हैं वो सब व्युत्पन्न होते हैं, मतलब उसको निकाला जाता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, यह दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल होता है, यह भी दोस्तों निकाला हुआ मात्रक है, बनाया गया मात्रक है। बाकी मूल मात्रक कितने होते हैं, केवल 7 मूल मात्रक होते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। देखिएगा प्रमुख मूल भौतिक राशियाँ, मीटर होता है, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम होता है, समय होता है, ताप होता है केल्विन, विद्युत धारा होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, यह भी होता है दोस्तों मूल मात्रक, ज्योति तीव्रता होता है कैंडिला। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है।
कोई 3 मूल मात्रक दे देगा, चौथा मूल मात्रक नहीं होगा, उसी चौथे को दोस्तों आप लोगों को ट्रिक कर लीजिए। ये सातों बहुत आसान है, इन सातों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाइज यह क्वेश्चन है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है 45 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 45 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान चाहे जहाँ पर हो ब्रह्मांड में, चाहे जहाँ पर हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, मंगल ग्रह पर हो, कहीं पर भी हो, तो द्रव्यमान दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान पर दोस्तों कोई चेंज नहीं रहता है, सेम हो। चंद्रमा पर पूछे, सन पर, कहीं पर पूछे तो दोस्तों द्रव्यमान सेम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 केजी। लेकिन दोस्तों चेंजेस किस में आता है, चेंज आता है दोस्तों जब इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब उसको भार में कन्वर्ट कर दिया जाता है दोस्तों। जब भार मतलब वेट में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है, वेट बराबर होता है m इंटू जी। अगर यही होता है दोस्तों m का मान कितना दिया है 45 और g मान लीजिए दोस्तों g का मान 10 है, तो हो जाएगा दोस्तों 450 न्यूटन। इसमें दोस्तों चेंजेज आता है, इसमें दोस्तों बदलाव आता है। तो चंद्रमा पर अगर दोस्तों भार के बारे में पूछे तो भार कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार के बारे में पूछे तो 1/6 हो जाएगा चंद्रमा का, 1/6 हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा पर। भार में दोस्तों परिवर्तन आता है, लेकिन द्रव्यमान में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों भार के बारे में, वजन भार के बारे में दोस्तों पूछे, वो सिंपल न्यूटन में दिया रहेगा। भार के बारे में अगर पूछेगा तो दोस्तों 1/6 करके आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान पूछे तो सेम का सेम रहेगा, द्रव्यमान कहीं पर लेके जाइएगा दोस्तों, उसका मान सेम रहेगा। यह दोस्तों कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी नीचे इसके बारे में दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भार वेट में दोस्तों घटकर 1/6 लगभग 16.5% रह जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव रहता है। पृथ्वी की तुलना में अगर पृथ्वी पर दोस्तों 60 न्यूटन के बराबर बल रख रहा है, तो चंद्रमा पर दोस्तों 1/6 मतलब 10 न्यूटन के बराबर बल लगेगा, यह भी याद रखिएगा 1/6। इसलिए दोस्तों द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है, बाकी जो चेंज आता है दोस्तों भार में आता है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करता है, जो दोस्तों ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों कौन कौन सी धातुएं होती हैं जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करती हैं, तो उन धातुओं के बारे में जान लीजिए दोस्तों। पहला होता है पोटेशियम, दूसरा होता है दोस्तों सोडियम, तीसरा होता है दोस्तों कैल्शियम। यह तीनों धातुएं जो हैं जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया कर लेती हैं, ठंडे पानी के साथ दोस्तों, यह ठंडे पानी के साथ अपक्रिया कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जिसमें दोस्तों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम में से कोई भी एक मिल जाएगा तो यह उस विकल्प का चयन नहीं होगा। अपक्रिया ठंडे पानी के साथ दोस्तों अपक्रिया नहीं करती हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन में देखिए सोडियम कैल्शियम आ गया, तो दोस्तों यह नहीं होगा, यह तो दोस्तों ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करती हैं। दूसरे में दोस्तों सोडियम आ गया, तीसरे में भी दोस्तों सोडियम आ गया। तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है दोस्तों जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो हैं ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। अब दोस्तों धातुओं की श्रृंखला के बारे में बात करें तो दो ऐसे धातुएँ हैं, अगर पूछे दोस्तों कौन कौन सी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो किसी से भी अपक्रिया नहीं करती हैं, तो वो दोनों धातुएं कौन सी हैं, तो एक हो जाएगा दोस्तों सिल्वर, जिसका प्रतीक होता है दोस्तों Ag, सिल्वर Ag। दूसरा होता है दोस्तों सोना, गोल्ड Au। ये दोस्तों याद रखिएगा, यह दोनों धातुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में किसी से भी अपक्रिया आसानी से नहीं करती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज अपक्रियाशीलता की बात करें दोस्तों, जो NCERT में दिया गया है जितने धातुओं के बारे में, उन सभी के बारे में यहाँ पर नीचे डिस्कस किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला इस प्रकार है। सबसे ऊपर आता है दोस्तों पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। ये तीनों धातुएं दोस्तों, यह तीनों धातुएं ठंडे पानी के साथ अपक्रिया कर लेती हैं आसानी से।
उसके बाद दोस्तों बात करें मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा। उसके बाद दोस्तों सीसा, हाइड्रोजन, कापर, पारा, सिल्वर और सोना। सोना दोस्तों एकदम आखिरी में आता है, लास्ट में आता है। यहाँ से दोस्तों वेरिएशन, क्वेश्चन का वेरिएशन क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कौन सी ऐसी इनमें से कौन सी धातु है, जो कोई पूछ लेगा मैग्नीशियम और जिंक के बीच में कौन सी धातुएं आती हैं, मतलब जिंक से ज़्यादा अपक्रियाशील है लेकिन मैग्नीशियम से कम अपक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। शीशा के बारे में पूछ लेगा दोस्तों, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शीशा। पूछ लेगा दोस्तों जिंक के नीचे कौन सा आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आयरन। इसलिए दोस्तों यह रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।